अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है चेतानिया ने, राजगढ़, इंडिया से। और वो कहते हैं कि ये कहानी है इंडिया के एक गांव बानगढ़ की। अपने वक्त का मशहूर एक ऐसा गांव जिसकी आज भी कई खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। और जैसे ही रात के साए हर तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं तो लोग इस गांव का रुख करने से कतराने लगते हैं। यह कहानी उस वक्त की है जब यह गांव बिल्कुल आबाद था, इस अंदाज में कि यहां पे हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं था। लोग अपनी जमीनों पे काम करते, अनाज उगाते, खाते, बेचते और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे थे। उसी गांव का ही एक नौजवान जिसका नाम था आदिल, वो शहर गया और वहीं पे उसकी मुलाकात उसके दोस्त इमरान से हुई। आदिल और इमरान बहुत अच्छे दोस्त थे। उस रात वो गांव इसलिए ना जा सका कि उसको घर वालों ने सख्ती से मना किया था कि अगर तुम लेट हो गए तो वहीं शहर में रुक जाना, अगली सुबह वाली बस पकड़कर गांव पहुंचना। क्योंकि जहां पे बस उतारती थी उस स्टॉप से उतरकर पैदल गांव की तरफ जाना पड़ता था, और जो गांव को जाने वाला रास्ता था वहीं पे ही वो भयानक जगह भी मौजूद थी जहां से गांव के लोग अब रात होते ही डरना शुरू हो जाते। इमरान अपने दोस्त से बहुत अच्छे तरीके से मिला। वो दोनों रात का खाना खा के चाय पी रहे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। वहीं पे बातों बातों में इमरान ने पूछा, और गांव के क्या हालात हैं? तो आदिल ने बताया, बस यार एक ऐसी आफत आ पड़ी है गांव में जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान हैं। आफत? कैसी आफत? पता नहीं यार, क्या बताऊं। मैंने सुना तो नहीं, ना ही देखा है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि कोई डाइन है गांव में। क्या? इमरान एकदम से चौंका। वो हमेशा से शिकारी था, बंदूक अपने पास रखता था। जंगलों में, वीरानों में, कई ऐसी जगहों पे इमरान का जाना था जहां पे कभी भी उसका सामना जिन, भूत, डायन, चुड़ैल किसी चीज से नहीं हुआ था। और वो हमेशा मजाक भी उड़ाता कि कभी मेरे सामने कोई डायन, कोई जिन, कोई भूत आ गया तो मैं तो अपनी बंदूक को सीधा तान के उसके सीने में गोलियां उतार दूंगा। वो हंसते हुए बोला, आदिल क्या कह रहा है यार? इस दौर में भी जिन, भूत, कोई डायन? बड़ी मजेदार तेरी बात लगी है सुन के, जरा मुझे भी तो बता क्या है। तो आदिल ने बताना शुरू किया कि यार हमारा जो गांव है वहीं पे ही एक कुआं है। एक बहुत बड़ी अपने वक्त की हवेली हुआ करती थी जो खंडर बन चुकी है, वीरान हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। शायद उस हवेली का कोई वारिस नहीं था। क्या था मैं नहीं जानता। वालिदैन से भी कई दफा पूछने की कोशिश की लेकिन वो खामोश हो जाते हैं। बस इतना पता है उसी हवेली के साथ ही एक कुआं भी था जो आज भी है। शुरू शुरू में कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की, मैंने भी सुना, लेकिन मुझे यकीन ना आया कि तभी गांव के एक शख्स ने बताया कि एक शाम वो वहीं उसी कुएं के पास से गुजर रहा था। वो कुआं बिल्कुल आबाद है, लोग उससे पानी भरते हैं। दिन को औरतें मर्द उस कुएं के पास जाते हैं। लेकिन पहला वाकया उस वक्त हुआ जब रात के टाइम एक शख्स गांव की तरफ आ रहा था और उसने उसी रास्ते का इंतखाब किया जो शॉर्टकट है। दूसरा रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उस शॉर्टकट रास्ते में कुआं भी आपके उसी रास्ते में आता है। वो जब चलता हुआ जैसे ही कुएं के पास पहुंचा तो अभी कुआं काफी दूर था कि उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। वो परेशान सा हुआ कि रात के इस पहर कौन रो सकता है। और तभी
वो उस जगह पे ठटक कर रुक गया कि इस आवाज को सुनो, किस सिंध से आ रही है, कौन है जो रात को इस वक्त रो रहा है। ये आवाज एक औरत की आवाज थी जो धाड़े मार कर रो रही थी। और जब उसको अंदाजा हुआ कि ये आवाज उसी सिमत से आ रही है जिस तरफ उसके कदम बढ़ते बढ़ते रुक से गए हैं, तो वो फिर से उसी तरफ जाना शुरू हो गया। चलते चलते जैसे ही वो उस कुएं के करीब पहुंचा तो उसको पता लगा कि ये आवाज उसी कुएं से आ रही है। ना सिर्फ एक औरत की आवाज बल्कि उसके साथ एक बच्चे के रोने की आवाज थी। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी कुएं से तो उसने समझा शायद किसी को मदद की जरूरत है। एक औरत और बच्चा कुएं में गिर गए हैं। शायद औरत पानी भरने के लिए आई हो और उसके साथ बच्चा भी हो और गलती से वो गिर गई हो। तो वो सीधा कुएं के पास गया ये देखने के लिए कि अंदर कौन है। जब उसने अंदर झांका तो चांद पूरे जोबन पे था उस रात, और चांद की रोशनी कुएं के अंदर पड़ रही थी। तो कुएं के अंदर तो बिल्कुल कोई भी नहीं था। अक्स चांद का कुएं के अंदर नजर आ रहा था और पानी बिल्कुल साफ शफाफ चमक रहा था। तो उसने वहीं पे खड़े हुए पूछा, कौन गिरा है अंदर, कौन रो रहा है, किसके रोने की आवाज है, क्या किसी को कोई मदद की जरूरत है। वो रोने की आवाज जो कुछ देर पहले तक उसके कान सुन पा रहे थे, जैसे ही चलता हुआ वो कुएं के पास गया तो आवाज भी रुक गई थी। तभी तो वो खड़ा पूछ रहा था क्या किसी को मदद की जरूरत है, और अंदर से जब कोई भी आवाज ना आई तो वो फिर से बोला, कौन है अंदर, क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है। खामोशी। वो समझा शायद कोई औरत और बच्चा जो इसमें गिरे थे और उस वक्त मदद के लिए पुकार रहे थे, मैं जब तक पहुंचा हूं लगता है वो डूब कर मर गए हैं। अब क्या होगा। वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में आया कि गांव वालों को चल के बताता हूं कोई औरत डूब कर मर गई है। उसने फिर से भी आवाज थी, जब अंदर से कोई आवाज ना आई तो वो मुड़ा और गांव की तरफ चल पड़ा। 10 से 12 कदम ही चला था कि अंदर से फिर से रोने की आवाजें आना शुरू हो गईं। एक औरत के रोने की आवाज और साथ ही एक बच्चे की रोने की आवाज। वो इस तरह खड़ा रहा, कदम उसके रुक चुके थे कि अगर वो मर चुके थे, डूब चुके थे, तो फिर कैसी आवाज। उसके कदम फिर से मुड़ गए कि शायद वो अभी डूबे नहीं हैं, उनको मदद की जरूरत है। मुड़ा और चलता हुआ कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसके कदम कुएं के पास पहुंचे आवाज बंद हो गई। अभी उसने झांका नहीं था कुएं के अंदर की आवाज बंद हो गई। वो फिर से गया और ऊपर सर अपना कुएं के ऊपर करके बोला, कौन है, अगर तुम जिंदा हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कौन हो। चांद की रोशनी कुएं के अंदर अभी भी पड़ रही थी और उस रोशनी में उसने देखा कुएं में तो कोई नहीं है। कुएं का पानी तो उसी तरह साकित है। उसने वो जो लटका हुआ था जिससे पानी भरते थे, चरखड़ी सी जो होती है, जल्दी से कुएं के अंदर फेंक दी और वो पानी भरने वाला जो बर्तन था, चमड़े का जिस अंदाज का भी बना हुआ था, ठा करके कुएं के अंदर गिरा। जैसे ही गिरा तो कुएं के अंदर से पानी जो ठहरा हुआ था वो हिलना शुरू हो गया और वो जो रस्सी से बंधा हुआ बर्तन जो कुएं के अंदर गिरा था, जो पानी भरने के लिए था, जिसको फिर रस्सी को लपेट के बाहर निकाला जाता था, अब उससे पानी भर चुका था लेकिन अंदर कोई भी नहीं बोल रहा था। उसने तो इसलिए फेंका था कि किसी को मदद की जरूरत है तो वो इससे चिमट जाएगी, इससे लिपट जाएगी, इसको थाम लेगी, लेकिन अंदर टोटल खामोशी रही। इस बार उसने कई दफा पूछा, अंदर से कोई जवाब ना आया। और जब उसको एहसास हो गया कि अब कोई चांस नहीं है किसी के बचने के, जितनी मैं कोशिश कर चुका हूं, जितना मैं पूछ चुका हूं, और उसको भी खींचा है, औरत उससे लिपटी होती, औरत अगर जिंदा होती, औरत उसको थाम चुकी होती तो इस बर्तन के साथ ऊपर आ जाती। उसने उसको ऊपर भी खींचा तो ऊपर सिवाय उस पानी से भरे हुए बर्तन के कुछ भी नहीं था। काफी देर रुकने के बाद भी जब कोई आवाज ना आई तो वो समझ गया अब सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कोई जिंदा बच जाए इतनी देर में। गांव की तरफ चल पड़ा। अभी फिर से 10 से 12 कदम ही उसने गांव की तरफ कदम बढ़ाए थे कि पीछे से फिर से वही औरत के रोने की आवाज और बच्चे की रोने की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी तो एकदम से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई कि नहीं, ये तो मामला कोई और है। औरत होती और बच्चा होता तो मैं जितनी देर कोशिश कर चुका हूं मुझे नजर आते, ये तो मामला ही और है। उसने दौड़ लगा दी।
दौड़ते दौड़ते हाँफते कांपते वो अपने गांव अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन अगली सुबह तक उसको बुखार हो गया। सुबह उठ के उसने गांव वालों को सारी को जब ये बात बताई तो कोई भी बात को यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसकी बात पे यकीन करना बनता था। अगली सुबह गांव के लोग उसी कुएं पे पानी भरने के लिए गए। उस बर्तन को अंदर डाला गया। सुबह दिन की रोशनी में कुएं को अच्छी तरीके से देख लिया गया। कुछ भी तो नहीं था, ना ही किसी बच्चे की लाश, ना ही किसी औरत की लाश। यकीनन उसको कोई गलत फहमी हुई थी, वो डर गया था, उसका कोई वहम था। फिर से लोग उसी कुएं में पानी भरते रहे, लेकिन बात पूरे गांव में फैल गई कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ है। बताने वाला शख्स एक मोतबर शख्स था, इसलिए उसकी बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन सबूत नहीं मिले थे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, दिन पे दिन गुजरते गए, कोई वाकया ना हुआ। फिर यहां तक कि गांव के लोग उस वाकये को भूल गए। पूरे 1 साल बाद फिर इसी तरह एक और गांव के शख्स ने, जिसने यह वाकया सुन रखा था, उसका गुजर उसी रास्ते से हुआ। वो भी अपने गांव लेट पहुंचा था, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल कर रहा था कि तभी उसको रोने की, औरत और बच्चे के रोने की क्लियर आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया। डरते डरते कुएं के पास गया तो अंदर कोई भी नहीं था। खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज तो ना निकल सकी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो ऐसी जोरदार चीख सुनाई दी जैसे कोई इतने जोर से कुएं के अंदर रोया हो और बच्चा रोया हो कि उसने अपने कानों पे हाथ रखा। जूते भी उसके वहीं गिर गए। खौफ के मारे वो भागा 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 अपने घर तक तो पहुंच गया, लेकिन हालत उसकी भी खराब हो गई। वहीं पे गांव का एक शख्स, जिसका नाम उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, कुणाल, जो बहुत बहादुर समझता था अपने आप को, जालिम भी बहुत था, हर किसी से लड़ता, लोग उससे डरते थे, शरअंगेज बंदा था, हर वक्त लड़ाइयां झगड़े, बीवी को अक्सर मारता था। उस रात जब उससे बातें हो रही थीं तो उसने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मान सकता, ये लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी दिन मेरे सामने आ गई तो मैं उसको देख भी लूंगा क्या है क्या नहीं। उस रात गांव के लोग इकट्ठे होकर, जिस तरह रात को एक निश्चित लगती थी, सारे बैठते थे, गपशप करते थे, उसी रात भी गपशप हुई थी। लेकिन उस रात कुणाल कहका लगाते हुए बोला था, देखते हैं, आमना सामना एक दफा हो जाए फिर क्या होता है। आए रोज गांव के बुजुर्ग कुणाल को समझाते कि तू कैसा जालिम है, बीवी पे हाथ उठाता है, पहले तो 1 या 2 थप्पड़ मार देता था। उस शाम उसने अपनी बीवी को बाकायदा थप्पड़ों की बारिश की और डंडे से भी मारा। कभी कभी वो बीवी पे 1 हाथ उठा लेता था, 1 थप्पड़ या कभी 2 थप्पड़, लेकिन उस दिन तो उसने बाकायदा बहुत ज्यादा मारा। वो बेचारी मार खाती रही, चीखती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, उसको तरस ना आया। सुबह उसने शहर जाना था। वो मार खाई बीवी सुबह सुबह उठी, रात सारी सो न सकी, रोती रही, फिर भी सुबह उठ के उसके लिए नाश्ता बनाया, उसने नाश्ता किया और वो शहर की तरफ रवाना हो गया। रात को जब वो शहर से वापस अपने गांव लारी पे सवार होके उस स्टॉप पे उतरा तो रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अब जल्दी उसको घर पहुंचना था। उसने उसी रास्ते का इंतखाब किया जो शॉर्टकट रास्ता था। शॉर्टकट रास्ते से चलता हुआ जैसे ही वो उस कुएं के बिल्कुल पास अभी पहुंचने ही वाला था कि उसके कानों में रोने की और धाड़े मारने की आवाज सुनाई दी। एकदम से उसको गुस्सा आ गया कि ये क्या ड्रामा है, किसने ड्रामा मचा रखा है। उसने कहा था मेरा सामना हो जाए मैं उसको बताऊंगा, और तभी उसने दिल में फैसला कर दिया, आज इस चुड़ैल को, इस डाइन को जरा सबक तो सिखाता हूं। ये है क्या, कौन है, कोई औरत है, कोई जिन है। उसके ज़हन में था कि पता नहीं कोई डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं है। वो चलता हुआ सीधा कुएं की तरफ जाना शुरू हो गया। तभी उसने देखा कुएं के अंदर से काले स्याह बालों वाली एक औरत ने अपना सर ऊपर निकाला
और उसके बाल इस अंदाज में फैले हुए थे कि उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने पूरे चेहरे पे बाल बखेर रखे थे और वो इस अंदाज में ऊपर उठी कि उसके सिर्फ हाथ नजर आए और उसका चेहरा नजर आया और वह जोर से धाड़ी। तो वो इतना डर गया, जो अपने आप को बहादुर समझ रहा था, उसका धाड़ना ऐसा खौफनाक था कि उसका थर थर वजूद कांपना शुरू हो गया। और उसने जैसे ही दूर से उस औरत को निकलते हुए देख लिया था, जिसके बाल गीले थे, जो वाकई उस कुएं से इस तरह निकली थी जैसे उस कुएं से नहा के आई हो। कुआं तो इतना नीचे उसके पानी था, औरत तो जो कुएं में गिर चुकी हो, उस रस्से की मदद के बगैर तो बाहर आ ही नहीं सकती थी। तो ये कैसे खुद से चलती हुई ऊपर आ गई थी कि वो इस अंदाज में आके कुएं के एक दहाने पे खड़ी हुई थी कि उसके हाथ टिके हुए थे और उसके गीले बाल ऊपर इस तरह उठे हुए थे, चेहरा छुपा हुआ था, जैसे वो कुएं की दीवार पे चलती हुई आई हो। नामुमकिन था, एक औरत का कुएं की दीवार पे चलते हुए आना रास्ता ही नहीं था। तो वो देखकर भागा। खौफ से उसकी बुरी हालत थी, लेकिन उस औरत ने क्या किया पीछे से वो देख तो ना सका, लेकिन एक हाथ का जोरदार थप्पड़ था जो उसकी कमर पे इतने जोर से पड़ा। क्या वो औरत बाहर निकल आई थी, उसका हाथ लंबा हो गया था, या वहीं बैठे बैठे उसने मारा था, वो नहीं जानता था, लेकिन उसको इतना जोर का थप्पड़ पड़ा उसकी कमर पे कि वो मुंह के बल जा गिरा। उसको इतना लगा कि अगर उठ के वो भागा नहीं तो मार दिया जाएगा। जिसने उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वो उड़ता हुआ मुंह के बल जा गिरा था, वो यकीनन उसको मार देगी। वो अपनी जगह से उठा और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से उसके चीखने की आवाजें आती रहीं, लेकिन वो दौड़ता रहा, यहां तक कि अपने घर के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा, दरवाजे को उसने पीटना शुरू कर दिया कि कोई दरवाजा खोले, लेकिन खौफ की ऐसी हालत उस पे तारी हो चुकी थी, वहीं पे गिरा और बेहोश हो गया। जब बीवी उठकर आई, देखा तो वो बाहर बेहोश पड़ा हुआ है। घर वालों को जगाया गया और उसको अंदर लेकर गए और अगली सुबह उसकी हालत बहुत ही खराब। वो होश में तो आ चुका था, लेकिन इतना खौफजदा था कि बताते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। बहुत तेज बुखार में तपता रहा, यहां तक कि जब वो बुखार उतरा, बताने के काबिल हुआ और उसने सबको वाकया बताया, तो अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इसका मतलब है वो जो आवाजों को सुना गया है, इसने तो बकायदा देखा था। और इसकी कमर पे जब देखा गया तो वाकई एक हाथ का निशान इस अंदाज में छपा हुआ था जैसे कोई किसी को इंतहाई जोर से थप्पड़ मारता है और वो हिस्सा नीला पड़ जाता है, जैसे किसी हंटर से डंडे से बहुत जोर से मारा जाए तो उसका निशान बन जाता है और बाद में वो निशान नीला सा हिस्सा बन जाता है, खून वहां पे जम सा जाता है। ऐसा ही एक हाथ का निशान उस पर पड़ा था, जैसे एक बारीक औरत का हाथ हो और उस जगह पे खून जमने की वजह से वो हिस्सा नीला हो गया था और कई दिनों तक उसकी कमर पे वो निशान छपा रहा। उसके बाद से लोग रात होते ही उस कुएं के पास जाने से कतराने लगे। आदिल यहां तक कहानी सुना के बोला, अब क्योंकि रात हो गई थी और मैं अगर रात को जाता तो कोई मसला ना हो जाए, इसलिए मैं फिर तुम्हारी तरफ रुक गया। इमरान उससे बोला, क्या यार ये वाकई तू सच कह रहा है? उसने कहा, यार मैं तेरे साथ झूठ क्यों बोलूंगा, तुझे जो भी सच था सारा कुछ बता दिया। इमरान ने बोला, यार मुझे भी बहुत ख्वाहिश है, चल मैं भी तेरे साथ कल चलता हूं और मैं भी जरा उस औरत को, वो कौन है, तूने कहा ना कोई डाइन है, तो उस डाइन से जरा आमना सामना हो जाए। यार जिंदगी जंगलों में गुजार दी है, इधर उधर फिरते हुए गुजार दी है, लेकिन कभी किसी चुड़ैल से पाला नहीं पड़ा। बड़ा दिल करता है मजा आ जाए, चुड़ैल से पाला पड़े। चल यार तेरे गांव चलते हैं। आदिल बोला, यार तू मजाक कर रहा है? उसने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी बंदूक लेके जाऊंगा और मैं पहरा दूंगा वहां पे, मैं जरूर जाऊंगा। अगली दिन आदिल जब सो के उठा और गांव के लिए रवाना होने लगा तो पता चला इमरान वाकई सीरियस था रात को और वो अपना सामान, अपने बैग तैयार कर चुका था। उसने कहा, तू वाकई सीरियस है? उसने कहा, हां, तू मजाक कैसे समझा, मैं तो चलूंगा। वो अपने सामान में अपनी बंदूक भी रख चुका था, 2 नाली वाली बंदूक, जिसमें एक ही टाइम में 2 बड़ी बड़ी गोलियां डलती थी, कारतूस डलते थे। और वो गांव पहुंच गए। जैसे ही गांव पहुंचे तो इमरान ने उसे कहा, चलो
उस कुएं पे चलते हैं। दिन की रोशनी थी, डरने की तो कोई बात नहीं थी। वो दिन की रोशनी में उस कुएं के पास गए तो उसने उस हवेली को भी देखा। थोड़े ही फासले पे वो हवेली थी जो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। वाकई हवेली अपने वक्त की इंतहाई खूबसूरत हवेली थी, शानदार हवेली थी, लेकिन इस वक्त लगता था एक खंडर नुमा इमारत, टूट फूट का शिकार इमारत। बहुत बड़ी इमारत थी लेकिन टूट फूट का शिकार थी। उसने कुएं को जाकर देखा, उसके ऊपर खड़े होकर देखा तो कुएं के ऊपर जिस तरह एक रस्सा बांधा जाता है उसी तरह एक रस्सा बंधा हुआ था। और लोग गांव के उसके अंदर, वो एक, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने भी नहीं लिखा, बर्तन लिखा तो मैं भी बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूं। वो वैसे चमड़े का बना होता था एक, कुएं में डालने के लिए। उसने गिराया इमरान ने चेक करने के लिए, और वो जो चमड़े का बना हुआ था पानी के अंदर जाके गिरा, उसके अंदर पानी भरा, रस्से को लपेटा गया तो वो पानी भर के बाहर आ गया और लोग उससे पानी भरते थे। सिवाय इसके तो कुछ भी नहीं था कुएं में। उसने कुएं का जायजा लिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो क्या है। जायजा लेते लेते कुएं से ही थोड़े फासले पे 2-3 दरख्त लगे हुए थे। उसने एक दरख्त के साथ जगह का इंतखाब किया। आदिल से बोला, मुझे यहां पे अपने लिए एक जगह बनानी है। वो बोला, कैसी जगह। उसने कहा, हम शिकारी लोग अपने लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जो काफी ऊंचाई पे होती है। असल में तो हम जंगल में बनाते हैं ताकि जानवर उसके ऊपर ना चढ़ सके, और ऊपर छत डाल के नीचे सिर्फ लकड़ियां होती हैं, एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी भी रस्सी की बनी होती है। मच बोलते हैं या उसको मेरे ख्याल में मच बोलते हैं, उन्होंने लिखा भी था, मुझे भूल गया, या मचाच होता है या मच होता है। तो उसके ऊपर सीढ़ी के जरिए लकड़ी की 4 टांगे एक तरह से लगाई जाती हैं, 4 हिस्से जोड़ के ऊपर एक छत डाल दी जाती है, और उसके ऊपर घास फूस और इस तरह की छत बनाई जाती है कि एक रस्से की बनी हुई सीढ़ी होती है जिसकी मदद से शिकारी ऊपर चढ़ जाता है और सीढ़ी को ऊपर खींच लेता है, और वो अपनी बंदूक को ताने जानवर का इंतजार करता है। तो मुझे अपने लिए ऐसी एक जगह बनानी है ताकि मैं इस कुएं पे निगाह रख सकूं। आदिल ने कहा, मुझे गांव वालों से भी पूछना होगा, कहीं गांव वाले इस बात पे गुस्सा ना कर जाएं और मेरी शामत ना आ जाए। यूं गांव वालों से भी बात की गई, सारा कुछ कहा गया, और जब इमरान से भी मिलवाया गया और इमरान ने अपनी बहादुरी से उनको कायल कर लिया कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी डायन, कोई ऐसी चुड़ैल, कोई ऐसी चीज है तो मैं आप लोगों को निजात दिलाना चाहता हूं। यूं गांव वालों ने मिलके उसके कहने पे उसी जगह पे जहां पे उसने कहा था वहीं पे एक छत डाल दी गई। बांस लगा के, 4 बड़े बड़े बांस लगा के ऊपर लकड़ियों की छत बना के घास फूस डाल दी गई, ताकि इस अंदाज में कि अगर वो ऊपर लेटा हो तो नीचे वो निगाह रख सके। वहीं पे आदिल ने कहा, यार मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, तू मेरी खातिर मेरे गांव वाले की मदद करने के लिए यहां पे आया है और मैं कैसे तुझे अकेला जाने दूं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। वो बोला, नहीं यार मैं अकेला जा सकता हूं। उसने कहा, नहीं यार तू हमारा मेहमान है, तू मेरे गांव वालों की मदद करने के लिए आया है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। यूं अंधेरा फैलने से पहले ही दोनों खाना लेकर उसी रस्सी के जरिए ऊपर पहुंच गए और रस्सी को ऊपर खींच लिया गया। बंदूक और कुछ कारतूस इमरान के पास थे। उसके ऊपर वो इस अंदाज में पोजीशन लेकर लेट गया कि उसके सामने वो चुड़ैल अगर कुएं से निकले तो वो उसकी बंदूक के निशाने पर हो। अब वो दोनों ऊपर थे। तभी आदिल ने कहा, अभी तो काफी टाइम है उसके आने में, लेकिन मेरा तुझसे सवाल है, क्या चुड़ैल डाइन के ऊपर भी बंदूक की गोली चलेगी? वो बोला, अरे ये कोई डाइन या कोई भी चुड़ैल नहीं है, ये कोई औरत है जो गांव वालों को डरा रही है और कुछ भी नहीं है। मैं सीधी गोली नहीं मारूंगा, उसको डराने के लिए गोली मारूंगा, देखना कैसे डर के भागती है। चुड़ैल होगी ना तो कभी डर के भागेगी नहीं। वो मचान उसको बोलते हैं, मचान, उन्होंने लफ्ज लिखा था, मैंने कहा मुझे मच नहीं, मचान बोलते हैं। मचान ऊपर बना दी। वो रात दोनों ऊपर लेटे रहे।
उस मचान के ऊपर इंतजार करते रहे उस चुड़ैल का, उस डाइन का, यहां तक के सारी रात गुजर गई और कुछ भी ना हुआ। अगली रात फिर से वो अपने टाइम पे आके दोनों ऊपर लेट गए। बंदूक बिल्कुल तैयार थी, हाथ में पोजीशन लिए बंदूक थामे वो भी दोनों ऊपर लेटे हुए थे, लेकिन कुआं बिल्कुल साकित था। गांव बिल्कुल खामोश था, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। चांद की रोशनी थी, जूं जूं चांद की तारीख बढ़ती जा रही थी, रोशनी भी चांद की तेज होती जा रही थी। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, छठी रात, 6 रातें गुजर गईं, कुछ भी ना हुआ। आज चांद की 14वीं रात थी। चांद अपने जोबन पर था और घर से आते हुए आदिल को लग रहा था कि हम 6 दिन से कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो इस तरीके वो सामने आएगी। शायद मुझे लगता है गांव वालों का वहम था, पता नहीं क्या है। इमरान किसी खास सोच में गुम था, जैसे आदिल की बात भी न सुन रहा हो। दोनों चलते हुए उसी मचान के करीब पहुंच गए। रस्सा जो पहले ही लटक रहा था, उस रस्से के जरिए दोनों ऊपर पहुंचे और वो जो सीढ़ी बनाई गई थी रस्से की, उसको ऊपर खींच लिया गया। आदिल बोला, इमरान, मैं देख रहा हूं तुम किसी गहरी सोच में हो। उसने कहा, हां, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है वो आएगी। आदिल ने कहा, यार 6 दिन हो गए हैं, हम दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है। इमरान बोला, वो आएगी। वो दोनों मचान पे, आदिल आज इस अंदाज में था कि रोज जिस तरह वो एहतियात करता था, उसको यकीन हो चला था कि वो नहीं आएगी। आज वो बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन इमरान पता नहीं क्यों आज बहुत एक्टिव था कि तकरीबन शायद 1 बजे का टाइम होगा कि उनके कानों में एक औरत के जोर से चीख मारने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक पड़े, एक दूसरे की तरफ देखा। ऊपर मचान पे लेटे हुए थे और ऊपर से वो देख पा रहे थे कि तभी कुएं के अंदर से औरत की उस चीख के बाद चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। जैसे कोई औरत जोर से धाड़े मार के रोती है, ऐसे ही उस औरत के रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। वो जो बिल्कुल आदिल रिलैक्स था, बिल्कुल पोजीशन लेके उसी तरह लेट गया कि अगर वो औरत है और कुएं से निकल भी आए तो मुझे देख ना सके। उन दोनों ने अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लिया मचान से कि अगर वो अभी निकलती है उसको निकलने दो, वो हमें देख ना सके। आवाज बढ़ती जा रही थी, इतनी तेज हो गई कि कलेयर अब आवाज आ रही थी। आवाज कहीं और से नहीं, उस कुएं से आ रही है, उस औरत के रोने की आवाज। और उस औरत की रोने की आवाज के साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज भी थी। चीरखार बच्चा, जैसे चीरखार बच्चा भूख लगती है तो मां के दूध पीने के लिए जोर जोर से रोता है, ऐसे ही वो रो रहा था। और रोने की आवाज कुएं के अंदर इस तरह गूंज रही थी कि सुनने वाले दोनों जो ऊपर लेटे थे उनकी दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। इमरान, जिसको आज पहले ही यकीन था कुछ आज होने वाला है, आज उस आवाज को सुनते ही उसके दिल ने कहा, मेरी पहले ही आज छठी हिस्स कह रही थी कुछ होने वाला है, और देखो आवाजें आना शुरू हो गई। और तभी उन दोनों ने सर को उठा के देखा तो अभी तक सिर्फ रोने की आवाजें थी और उनकी आंखों के सामने ही एक काले स्याह बालों वाली औरत इस अंदाज में कुएं के अंदर से बाहर थोड़ी सी निकली, जैसे कोई छिपकली दीवार के ऊपर चलती हुई आती है, ऐसे ही वो अपने हाथों से चलती हुई बिल्कुल कुएं से बाहर निकली। तो उसके बाल उसके आज चेहरे पे नहीं थे, उसके बाल उसके चेहरे से हटे हुए थे, उसके बालों से पानी टपक रहा था, उसके सर के बाल बिल्कुल काले स्याह और गीले थे और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका पूरा चेहरा भी पानी से भीगा हुआ था। आज चांद अपने जोबन पर था, चांदवी रात थी, 14वीं रात थी, इसलिए क्लियर वो दूर से उसको देख सकते थे। वो भीगे हुए वजूद के साथ आधा वजूद उसका बाहर निकल आया इस अंदाज में कि उसने अपने दोनों हाथ और बाजू कुएं के ऊपर टिका दिए। अभी तक वो रो रही थी,
खूबसूरत चेहरे वाली थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। लगता था वो गोरी चुट्टी होगी कभी किसी दौर में, लेकिन अभी उसकी आंखें जितनी लाल सुर्ख थीं, गीला वजूद, और जिस तरह वो चीखो पुकार कर रही थी, किसी का भी दिल की धड़कन को तेज करने के लिए, किसी को भी बेहोश करने के लिए, किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी थी। वो कुछ देर इसी तरह कुएं के ऊपर अपने बाजू को टिकाए हुए जोर जोर से रोती रही, और उसके बाद वो कुएं के ऊपर चढ़कर बैठ गई, इस अंदाज में जैसे बच्चा दीवार पे बैठता है और टांगे नीचे लटका लेता है। अब वो इस अंदाज में बैठ गई कि उसकी कमर उन दोनों की तरफ थी और उसने टांगे कुएं के अंदर लटका रखी थीं और कुएं के उस कोने पे वो चढ़कर बैठी हुई थी और अभी भी रो रही थी। तभी उन्होंने देखा, रोते रोते उसने फिर से छलांग मार दी कुएं के अंदर, और जैसे ही उसने कुएं के अंदर छलांग मारी तो एक बच्चे की रोने की आवाज, जो कुछ देर पहले बंद हो गई थी, फिर से उसके रोने की आवाज आ गई। उस बच्चे को उठाकर वो फिर से उसी तरह बाहर आई और फिर से उस बच्चे को गोद में लिए हुए कुएं के किनारे पे बैठ गई कि उसकी टांगें कुएं के अंदर लटकी हुई थीं और वो कुएं के किनारे पे चढ़ के बैठी रो रही थी। बच्चा भी रो रहा था और वो भी रो रही थी। उसने अपनी गर्दन को घुमा के लेफ्ट साइड पे भी देखा, रोते हुए राइट साइड पे भी देखा, और फिर से रोना शुरू हो गई। उसने मुंह आसमान की तरफ कर लिया और जोर जोर से रोना शुरू हो गई कि तभी आदिल, जो काफी देर से सांस इस अंदाज में ले रहा था कि कहीं मेरी सांसों की आवाज भी ना उसको चली जाए, और इमरान जो बंदूक पे अपनी गिरफ्त इस तरह मजबूत कर चुका था कि किसी लम्हे भी वो उस पर गोली चला सकता था, कि आदिल ने इमरान के कान में सरगोशी की, ये तो वाकई कोई डायन है। बस सिर्फ उतना ही कहा था उसने, ये तो वाकई कोई डायन है। और ये सरगोशी इतनी आहिस्ता से उसके कान में की गई थी, वो तो काफी फासला थी, सुन ही नहीं सकती थी, लेकिन उसी लम्हे उन दोनों ने देखा जैसे उसने उनकी सरगोशी को सुन लिया हो। नामुमकिन था इतनी दूर से सरगोशी को सुनना। और उसी वक्त वहीं पे बैठे बैठे उसने अपनी गर्दन को मोड़ा और उनकी तरफ इस तरह गुस्से से देखना शुरू हो गई जैसे वो जान चुकी हो। अच्छा, तो तुम वहां बैठे हो। उसी लम्हे उसने जैसे ही गर्दन को मोड़ के देखा, उसकी आंखें और लाल सुर्ख हो गईं, उसका रोना बंद हो गया। उसने अपने बच्चे को जो गोद में उठाया हुआ था कुएं के अंदर फेंक दिया और कुएं से बाहर निकली। पूरी अब कुएं से बाहर निकली, उसका पूरा वजूद पानी से भीगा हुआ था। वो सीधी नहीं खड़ी हुई, वो छिपकली की तरह नीचे रेंगते हुए आई, जैसे फौजी नीचे क्रॉलिंग करते हैं बाजू की मदद से और हाथों की मदद से, ऐसे क्रॉलिंग करते हैं, तो वो कोहनी की मदद से नहीं, हाथों की मदद से छिपकली की तरह चलती हुई उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई। और तभी उसी लम्हे ऊपर लेटा हुआ इमरान, जिसने अपनी बंदूक को थाम लिया था, उसने उसका निशाना नहीं लिया, ये गोली उसको लगे नहीं, उसको डराने के लिए उससे काफी फासले पे गोली चला दी। जैसे ही गोली की ठा की आवाज आई और एक गोली उसके सामने जाके गिरी तो वहीं पे रुक गई और तेजी के साथ वो मुड़ी और कुएं के अंदर वापस जाना शुरू हो गई। इमरान नहीं जानता था वो कोई डायन है, कोई चुड़ैल है, वो क्या है, लेकिन इतना जरूर था, उस गीले वजूद के साथ, गीले कपड़ों के साथ, गीले बालों के साथ वो जिस तरह चलती हुई आई थी, इंतहाई छिपकली की तरह खौफनाक लग रही थी। वो डायन वाकई बहुत खौफनाक थी और उस गोली का निशाना उसने जान के उसको मारा नहीं था, साइड पे किया था। और जैसे ही उसने देखा कि वो पीछे की तरफ गई है तो वो जल्दी से दोनों नीचे उतरे के भागो। इमरान के हाथ पांव फूल गए थे, जिसको यकीन था कि मेरा सामना होगा किसी चुड़ैल से तो मैं गोली चलाऊंगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि मंजर इतना खौफनाक होगा। वो कोई ऐसी डायन थी जो छिपकली की तरह रेंग रही थी। वो जैसे ही दोनों नीचे उतरे तो उन्होंने देखा वो फिर से जो कुछ देर पहले भागती हुई कुएं के अंदर चली गई थी, उनके नीचे उतरते ही वो फिर से उनकी तरफ तेजी से अब भागती हुई आ रही थी। इमरान ने फिर से बंदूक का रुख पीछे किया और गोली चला दी। दोनों भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा अब वो गोली से डर नहीं रही, उनके पीछे भागती हुई आ रही
हैरत की बात यह थी कि वो चल नहीं रही थी, दौड़ नहीं रही थी, वो उसी तरह हाथों के सहारे, जिस तरह छिपकली चलती हुई आती है, इसी तरह वो चल रही थी और इतनी तेज थी कि वो दोनों पीछे देखे बगैर गोली चलाते ठाक उसको डराने के लिए और भागते भागते भागते, क्योंकि अब वो जब उनके पीछे भाग रही थी तो धाड़ें मारती हुई आई थी। अंदाज बदल गया था, रोने का अंदाज नहीं था, अब अंदाज चीखने का था, जैसे कोई गुस्से में चीखता है, धाड़ता है। वो दोनों दौड़ते 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 घरों तक तो पहुंच गए, लेकिन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। सुबह उन्होंने जब गांव वालों को बताया तो गांव वाले सारे परेशान हो गए। इसका मतलब है बात 100% सच तो पहले भी थी, हल क्या करें। तभी इमरान ने कहा, क्या यहां पे कोई मस्जिद है? उन्होंने कहा, हां, गांव की एक छोटी सी मस्जिद है। वो गांव वालों को इकट्ठा करके मस्जिद की तरफ गए। मौलवी साहब 45 साल की उम्र के थे। उनको सारी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, मैं इस मामले में क्या मदद कर सकता हूं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, आपकी मदद ये चाहिए, क्या आप वहां चल के पढ़ाई करके ये चेक कर सकते हैं? इमरान का कहना यह था, मुझे लगता है वो कोई डायन नहीं, कोई और माजरा है। वो बोले, नहीं, मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं ये ऐसा चेक कर सकूं। हां, ये जरूर हो सकता है कि मेरे उस्ताद हैं जो शहर में रहते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं, उनको अगर बुलाया जाए तो वो यहां आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले इमरान बोला, क्या कोई गांव के अंदर ऐसा बुजुर्ग भी है जिसकी उम्र बहुत लंबी हो? मुख्तलिफ नाम सोचे गए तो वहीं पे एक बुजुर्ग का नाम लिया गया। हां, उनकी उम्र बहुत लंबी है और वो बिस्तर पर हैं। इमरान बोला, मुझे उनके पास लेकर चलो। वो उनको उनके पास लेकर गए। वो बुजुर्ग खामोश ही रहते, घर वाले उनको खाने पीने को दे देते थे। उनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से बोलते थे, धीमा बोलते थे, कम ही बोलते थे। गांव के लोग और इमरान जब उनके पास पहुंचे, कारी साहब भी, मौलवी साहब भी उनके पास थे। उनसे कहा गया, क्या आप जानते हैं इस गांव में कोई ऐसा वाकया हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी जो आपके इल्म में हो? उनकी आंखें चमक सी गईं, जैसे आंखों की चमक बढ़ सी जाती है। उनने सबको देखा तो इमरान आगे बढ़ा कि मैं इन सबको लेके आया हूं, मैं जानना चाहता हूं इस गांव में क्या हुआ था, इस गांव के बारे में जानना चाहता हूं। उस औरत को मैंने देखा है, उसकी आंखों में खून है, उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन वो इंसान है। वो छिपकली की तरह चल रही थी। रात हम लोग वहां पे थे। उस बूढ़े को उसने सारी बात बताई कि मैंने अपनी बंदूक से गोलियां भी चलाई हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कुछ कहानी जरूर है जिसका समझना बहुत जरूरी है। घर वाले बोले, इनको तंग ना करें, ये ज्यादा बोलते नहीं हैं। लेकिन उस बुजुर्ग ने पहली दफा हाथ उठाया और घर वालों को इशारा किया कि चुप हो जाओ, और फिर बोले, मैं जानता हूं, मैं इस औरत को भी जानता हूं, मैं सारी बात को जानता हूं। वो सारे अलर्ट हो गए और फिर उस बुजुर्ग ने बताना शुरू किया। उस कुएं के पास जो बहुत बड़ी हवेली है, ये एक आबाद हवेली थी। इस हवेली के चौधरी का नाम था बासिल। बासिल और उसकी बहन आनीसा इस हवेली में रहते थे और मैं उसी हवेली का मुलाजिम था। उस वक्त उम्र मेरी बहुत छोटी थी। मेरा बाप उस हवेली में काम करता था। मैं भी अपने बाप के साथ उस हवेली में जाकर कभी कभी बाप का हाथ बटाता था। बासिल वैसे तो बहुत एक अच्छा चौधरी था। मां बाप के मरने के बाद सब कुछ उसी को संभालना पड़ा था, जमीन जायदाद सब कुछ। वो और उसकी बहन अकलौते वारिस थे। मां बाप का मरने का उसको बहुत दुख था, लेकिन उसकी बहन आनीसा मां बाप की बहुत लाडली थी।
मां बाप के प्यार ने, लाड ने उसको बिगाड़ दिया था, क्योंकि बाप उससे बहुत प्यार करता था, वो बहुत ज्यादा खुद सर हो गई थी। आनिसा अपनी मनमानी करती थी, आनिसा किसी की नहीं सुनती थी। मां बाप के मरने के बाद वो टूट सी गई, लेकिन बासिल ने आनिसा को बाप का प्यार भी दिया, भाई का प्यार भी दिया, उसका बेइंतहा ख्याल रखा। आनिसा अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ दनदनाती फिरती, जहां उसका दिल करता। गांव की मालिक थे वो, फिरते। वहीं पे एक शाम हवेली वापस आते हुए, वो अकेली थी, उसकी सहेलियां जा चुकी थी, वो हवेली की तरफ आ रही थी, तो हवेली से आने वाला नौजवान जिसका नाम था लतीफ, ये उन्होंने कहा फर्जी नाम है, असल नाम बताइएगा, मैं उन्हीं के कहने पे लतीफ लिखा है। लतीफ सामने की तरफ से आ रहा था। 6 फुट का उसका कद, गोरा चिट्टा रंग, गले में उसने डोरी पहनी हुई थी, तावीज सा, और वो सर नीचे झुकाए चलता हुआ आ रहा था। आनिसा ने जैसे ही उसको दूर से देखा, पहली दफा उसने इस नौजवान को देखा, उससे पहले इसकी नजर नहीं पड़ी थी, उसने देखा ऐसा शरीफ चलता हुआ नीचे मुंह किए हुए आ रहा है, और वो दूर से ही उसको घूरती हुई उसके करीब गई और जान के उससे टकरा गई। और जैसे ही उससे टक्कर लगी तो वो नौजवान ने अपना सर उठाया, वो किसी सोचों में गुम था, और सामने खड़ी आनिसा को देखा, समझ गया चौधरी साहब की बेटी बासिल की बहन है, तो उसने सर झुका लिया और कहा, मैं माफी चाहता हूं बीबी जी, मैंने देखा नहीं। तो वो उससे बोली, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे टकराने की? वो बोला, मैं किसी सोच में गुम था, इसलिए मैं देख नहीं सका और आपसे आके टकरा गया, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। उसने हाथ जोड़ लिया और उसे माफी मांगना शुरू कर दी। आनिसा कहका लगाकर मुस्कुरा पड़ी। वो तो पहली निगाह पे ही उस पे दिल हार बैठी थी। उससे बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, लतीफ। लतीफ, लगता है बासिल भैया को तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। वो डर गया, जानता था कि बासिल की बहन को नाराज करना, टकराना और उसकी शिकायत लग जाना, जहां बासिल एक अच्छा इंसान था, वहीं पे किसी बात पे जब वो गुस्सा कर जाता था तो कुत्तों के आगे फेंकवा देता था, इतनी बुरी सजा देता था कि दोबारा कोई हरकत ना कर सके। वो डर गया, एकदम से झुका और उसके पांव में गिर गया और उसके पांव पे हाथ रख के कहा, मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी, मैंने जान के ऐसा नहीं किया, वाकई मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। वो तो उसको छेड़ रही थी, वो तो उससे खुद ही जाके टकराई थी। उसको खड़ा किया और कहा, ठीक है, तुम्हारी एक शर्त पे माफी हो सकती है। वो बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। उसने कहा, ठीक है, मेरी तरफ देखो। उसने अपनी आंखों को झुकाए रखा। उसने कहा, मैं तुम्हें कह रही हूं, मेरी तरफ देखो। उसने मजबूरन उठा के आंखों को सामने खड़ी बासिल की बहन को देखा तो कहा, बताओ मैं खूबसूरत हूं कि नहीं हूं? वो एक मुलाजिम गरीब क्या कहता। उसने आंखें फिर से झुका ली तो आनिसा बोली, चलो ठीक है, मैं भाई को ही शिकायत लगाऊंगी। तो फिर से उसने हाथ जोड़ लिया और कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, कल तुम्हें इसी टाइम यहां पे आना है और मुझसे मिलना है। आगे क्या होगा मैं कल बताऊंगी। याद रखना, कल तुम ना आए तो मैं भाई को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तुमने लतीफ बताया ना अपना नाम, वो जितने भी लतीफ होंगे सबको ढूंढ लेंगे। कहां रहते हो? उसने उसका अता पता भी पूछ लिया। वो घबराया हुआ था खौफ से बेचारा लतीफ। उसने सारा बता दिया। उसने कहा, मैं भाई को बता दूंगी, लतीफ नाम का बंदा है, वहां रहता है, वहां रहता है, तुम्हें उठवा लेंगे। अगले दिन जब वो वहां पहुंची तो बेचारा खौफ के मारे वहीं पे ही उसका इंतजार कर रहा था। वो उसको लेके चलती हुई एक साइड पर गई और वहां पे बैठ गई और कहा, मुझसे बातें करो। लतीफ खौफ के मारे उससे बातें करता रहा, यहां तक कि बातें करते करते रोज वहां पे मिलते मिलते लतीफ को अंदाजा हो गया कि वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगी है, उसको पसंद करने लगी है, उससे प्यार करने लगी है। और वो खौफ के मारे उसकी हर बात मानता गया, यहां तक कि उसने भी कह दिया कि मैं तो आपके घर में मुलाजिम हूं, मेरा बाप भी आपकी हवेली में मुलाजिम था, मैं भी उस घर में उसी हवेली में मुलाजिम हूं, मेरी इतनी औकात कहां है कि मैं आपसे प्यार कर बैठूं? इसकी तो बहुत बुरी सजा मिलेगी मेरे खानदान को। बासिल साहब तो सबको उड़ा देंगे। वो बोली, वो मेरे भैया हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूं, मेरी बात को नहीं टालेंगे। यूं
वो उस लड़की से प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन खौफ के मारे कि कहीं बासिल उसको नुकसान ना पहुंचाए, मजबूरन वो भी उससे बातें करने लगा। और बातें करते करते, वो भी इंसान था, एक बेइंतहा आनिसा खूबसूरत लड़की थी, उससे उसको भी प्यार हो गया। रोज जब वह मिलते हैं तो बातें छुपी नहीं रहती, देखने वाली आंखें देख लेती हैं। यूं लतीफ और आनिसा को लोगों ने देख लिया, लेकिन कुछ लोग चुप रहे। हम चौधरी को बताएंगे तो बासिल हमें ही उल्टी सजा न दे दे, इसलिए जब चौधरी के खास लोगों ने लतीफ और आनिसा को देखा तो उन्होंने चौधरी को खबर कर दी। उसने कहा, जाओ लतीफ को उठा कर ले आओ। जब वो लतीफ को उठाने के लिए गए तो आनिसा और लतीफ इकट्ठे बैठे थे। वो लतीफ को उठाकर चौधरी के पास ले गए। आनिसा भी पीछे भागती हुई पहुंच गई। उन्होंने बांधा हुआ था लतीफ को। इससे पहले कि बासिल उसको सजा देता, बहन जाके भाई के सामने खड़ी होगी और कहा, नहीं, आप इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर आप मेरे बाबा की तरह हैं, आप मुझे बाप की तरह भी प्यार करते हैं, भाई की तरह भी प्यार करते हैं, आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। इसका कोई कसूर नहीं, मैंने इससे प्यार किया है और मुझे ये अच्छा लगता है, और मैं आपसे कहती हूं कि मुझे इससे शादी करनी है। भाई ये सुनकर परेशान हो गया। मुलाजमों से कहा, तुम लोग बाहर जाओ। अब उस कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, बासिल, आनिसा और लतीफ। बासिल ने कहा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम एक मुलाजिम से शादी करने की बात कर रही हो। हम एक चौधरी घराने से हैं, मैंने तुम्हें बाप की तरह प्यार दिया, भाइयों की तरह प्यार दिया, तो मेरे प्यार को इस तरह मट्टी में मिला दोगी, इस घर की इज्जत को खाक में मिला दोगी कि एक मुलाजिम से प्यार करोगी और मुलाजिम से तुम्हारी शादी होगी? उसने कहा, भैया आप मुझे जानते हैं, जो मैं ठान लेती हूं मैं करके रहती हूं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। अगर आप इसको मारेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। बेहतर है आप मेरी इससे शादी करते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये जायदाद, ये जमीनें सब आप रख लीजिए, मुझे बस ये बंदा दे दीजिए। मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, इसी से शादी करनी है। अब वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है तुम अभी जाओ। उसने कहा, मुझसे वादा करें इसको कुछ नहीं होगा, अगर इसको कुछ हुआ तो आपको बहन भी मरी हुई मिलेगी। उसने कहा, ठीक है वादा करता हूं, अभी तुम जाओ। वो चली गई। उसने लतीफ को भी फिलहाल छोड़ दिया। अपने कुछ दोस्तों को मशवरे के लिए बुलाया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा, इस अंदाज में खेलो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम अभी इसको मारोगे, बहन भी मर जाएगी और यह गलत होगा। तुम एक चौधरी हो, तुम्हारा नाम है, मिलना मिलाना है, और ये पुलिस भी तुम्हारे पीछे आएगी। तुम गेम खेलो। उन्होंने उसको जो गेम बताई उसने अमल करने की ठान ली। उसने बहन को बुलाया और कहा, ठीक है मैं तुम्हारी शादी लतीफ से कर रहा हूं। वो खुश हो गई और अपने भाई से गले लग गई, लिपट गई खुशी के मारे कि मेरा भाई उसी से ही शादी करने लगा है जिसे मैं प्यार करती हूं। उधर लतीफ एक गरीब घर से था। जब उसको उठाया गया वो उसी वक्त डरा हुआ था, उसको अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन उसने देखा था कि वही सीना तान के आगे खड़ी हो गई थी कि पहले मैं मरूंगी फिर लतीफ। यूं गांव वालों ने अब देखा क्या होता है, और बासिल को इसलिए लोगों ने मशवरा दिया था कि तुम्हारे कई मुलाजिम जो लतीफ को उठाकर ले आए हैं वो जानते हैं, खबर कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगी कि तुमने मारा है। इस अंदाज में मारो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं पता चला लतीफ और आसिना की शादी हो रही है। आनिसा खुश थी कि जिससे उसने प्यार किया उसी से उसकी शादी होने जा रही है। भाई ने एक बड़ा घर भी उनको तोहफे में दिया और उसके बड़े घर को जहेज से भर दिया। जो कुछ एक भाई, एक चौधरी दे सकता था वो सब कुछ दे दिया, और धूमधाम से लतीफ की और आनिसा की शादी हो गई। गांव वाले खुश थे कि देखो कितना अच्छा इंसान है कि उसकी बहन ने एक गरीब से, एक मुलाजिम से आनिसा ने प्यार किया और भाई ने उसकी शादी कर दी। सब उसके गुण गाने लगे और देखो कितना जहेज दिया है बहन को। बहन भी बहुत खुश थी। शादी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब वो मुलाजिम नहीं था, अब वो घर दामाद था, इसलिए उससे ऐसे काम कराए जाते जो घर दामाद के होते। ठीक
7 महीने बाद बासिल जो प्रोग्राम बना चुका था उसको शहर काम से भेजा गया। पहले भी वो शहर काम से जाता था और करके आता था, उसको शहर एक काम से भेजा गया। और जैसे ही वो शहर से वापस आने लगा, उसके मुलाजिम छुपे हुए थे। जैसे ही वो पहुंचा, उसके ऊपर हमला कर दिया और इस अंदाज में हमला किया कि उसके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए, इस तरह टुकड़े कर दिए जैसे कोई जंगली जानवर हमला करता है और जिस्म के चीथड़े उड़ा देता है। इस अंदाज में उसके बाजू, टांग, सीना काट कर फेंक दिया गया और कुछ हिस्सों को गायब कर दिया गया, जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। सिर्फ एक चेहरा उसका बचा हुआ था जिससे पहचाना जा सकता था यह लतीफ है, बाकी पूरा जिस्म कटा फटा था और कई हिस्से गायब थे। यह खबर जब हवेली पहुंची तो वहां आनिसा धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। उसका शौहर मर चुका था। बज़ाहिर बासिल भी उदास था कि किसी जंगली जानवर ने लतीफ पे हमला कर दिया था। पूरे गांव में खबर फैल गई कि लतीफ मर गया, उस पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। उधर बहन बेवा होकर जब घर पहुंची तो पता चला उसके हां तो औलाद होने वाली है और कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को, एक बेटी को जन्म दिया। ये चौधरी बासित के लिए एक नई मुसीबत थी कि वो अब इस घर में उस बच्चे को पालेंगे जो उस नौकर का बच्चा था, और कल को जो है ही नौकर का बच्चा बहन की तरह उठ के पता नहीं वो किससे प्यार कर बैठे और वो किससे, वो लड़की किसी से इश्क चला बैठे, क्या होगा। अब उसके दोस्त उसको समझाते कि तेरे घर में एक मुलाजिम की बेटी पल रही है, अब वो तेरी वारिस है, इस घर की वारिस है। तूने तो अभी शादी की नहीं, बहन तेरी क्योंकि इश्क मशूकी में पड़ गई थी और तूने फौरन फौरन उसकी शादी कर ली, तेरा भी कोई वारिस नहीं आया, तो अब घर की वारिस यही लड़की होगी, मुलाजिम की लड़की। वो रातों को सो ना सकता, उसकी गैरत जाग जाती और उसको दोस्त ताने मारते। और जो इस तरह के करीबी लोग थे, कुछ गांव वाले, उन्होंने भी इस तरह की बातें की कि देखो चौधरी के घर में मुलाजिम की औलाद पल रही है। एक दिन गुस्से से वो बिफर गया, अपने साथियों को लेकर सीधा बहन के कमरे में पहुंचा जहां पे बहन और उसकी छोटी सी बच्ची सो रहे थे। वो सीधा कमरे में गया और अपनी बहन से उसने कहा, तूने बहुत गलत किया लतीफ से शादी करके, तूने सारी इज्जत खाक में मिला दी और मैंने यही सोचा था कि इसको रास्ते से हटा दूंगा। मैंने लतीफ को रास्ते से हटा दिया, लेकिन तू ये गुनाह अपने सर लेके आई है इसको। अब ये वारिस बनेगी हमारे घर की। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने अपने बच्चे को उठाया और बहन ने अपने सीने से लगा दिया कि मैं इसको कुछ नहीं करने दूंगी, मेरे बच्चे को तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसने कहा अगर तू कुछ नहीं करने देगी तो तू भी मरेगी। उसने कहा मुझे मरना कबूल है, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। उसने अपने मुलाजमों से कहा इसका मुंह हाथ बांध दो और इन दोनों का गला दबा दो और गला दबा के इनको कुएं में डाल दो। आनिसा और उसकी बच्ची दोनों का गला दबा दिया गया और गला दबा के उन दोनों को कुएं में डाल दिया गया। उस वक्त तक वो कुआं सिर्फ चौधरी लोगों की मलकियत था और कोई उस कुएं की तरफ नहीं जाता था। चौधरी की बहन आनिसा और उसकी बच्ची उस कुएं में डूबकर मर गए। वहां पे चौधरी की बदनसीबी, जिस वक्त उसके मुलाजिम आनिसा और उसकी बच्ची को, जो अब मर चुके थे, कुएं में फेंकने के लिए जा रहे थे, तो वहीं पे गांव के किसी शख्स ने इस मंजर को देख लिया और इस मंजर को ना सिर्फ देखा बल्कि उसने खामोशी के साथ ये बात गांव में भी फैल गई। और गांव से फैलती फैलती बात जब पुलिस आई, एक मामला था, गांव से एक लड़की की मुर्दा वजूद को निकाला गया था और उसकी बेटी को भी निकाला गया था। बासिल ने मशहूर कर दिया कि उसकी बहन ने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकी। शौहर के मरने की खबर उसके लिए इतनी खौफनाक थी कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन
पुलिस को भी जब उस बात का पता लगा कि उसके मुलाजमों ने इसको फेंका है, उन्होंने बासिल को अपने साथ ले गए। लेकिन बासिल पैसे देकर वापस आ गया। वो एक चौधरी था, उसको कौन अंदर रख सकता था। ये कहानी कोई भी नहीं जानता था। यहां तक वो बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हुए बोला, ये कहानी कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ बासिल, उसके चंद मुलाजिम और आनिसा। लेकिन फिर एक रात जब सब सो रहे थे, आनिसा हवेली के अंदर दाखिल हुई। कोई नहीं जानता था आनिसा कैसी हवेली के अंदर दाखिल हुई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया हुआ था। उसका सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद पानी में भीगा हुआ था। उसके पूरे कपड़े पानी में भीगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी कोई पानी में कपड़ों समेत छलांग मार दे और उस गीला वजूद लेके चलता हुआ आ जाए, तो वो जहां जहां से चलती हुई आ रही थी उसके गीले पांव के निशान पड़ते जा रहे थे। सीधा वो उन्हीं मुलाजमों के कमरे में पहुंची जहां वो सब सो रहे थे। उस रात उसने 2 मुलाजमों को मार दिया। कैसे मारा कोई नहीं जानता। सुबह हुई तो वो दोनों मुलाजिम मरे हुए पाए गए। यहां तक कि एक एक करके वो सबको मारती गई। और मेरा बाप, वो भी उन्हीं मुलाजमों में शामिल था। वो बुजुर्ग बताते हुए बोला, उन्हीं मुलाजमों में शामिल था जिन्होंने लतीफ को मारा था, उसकी वजूद के टुकड़े किए थे, और जिन्होंने आनिसा और उसकी बेटी का गला दबाया था। मेरे बाबू को सब पता चल चुका था कि आनिसा आ गई है, क्योंकि एक रात एक मुलाजिम अपने कमरे में अकेला सो रहा था, लेकिन वो इस अंदाज में कि अलर्ट था, क्योंकि पहले भी कुछ मुलाजिम मर चुके थे। और जैसे ही उसको बाहर हरकत सुनाई दी, वो दरवाजा खोल के बाहर निकला तो देखा सामने आनिसा खड़ी है। वो पागलों की तरह शोर मचाता हुआ भाग खड़ा हुआ और उसने जाके सबको बता दिया कि मैंने आनिसा को देखा है। बीबी जी सामने खड़ी थी, बच्ची उसने उठाया हुआ था और पानी में गीली थी, उसका पूरा वजूद पानी से टपक रहा था। वो आ गई है, वो वापस आ गई है। बासिल कैसे यकीन करता। उसने कहा वो सबको मार देगी। उसको उस रात बासिल ने अपने साथ ठहरा लिया उस मुलाजिम को, लेकिन जब सुबह हुई वो मर चुका था। हां, उस कमरे के अंदर पानी के निशान पाए गए थे, और जो पहले भी लोग मरे थे मुलाजिम, उनके कमरों में भी सिवाय पानी के निशान के कुछ भी नहीं था। जब इंसान गीले पांवों के साथ चलता हुआ आता है जूती के बगैर, और उसके पांव गीले होते हैं, तो जिस मिट्टी पे वो पांव का निशान रखता है तो उस जगह पे निशान सा बन जाता है। मिट्टी खुश्क भी हो जाता है, लेकिन पता लगता है यहां पे पांव रखा गया था। उस हवेली में सिर्फ पांव के निशान मिलते थे। मेरा बाबू उसी हवेली में सोता था। वो डर के मारे घर आ गया। बहुत डरा हुआ था। मैं बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन समझदार इतना हो गया था कि बाप की बात सुन सकता। तो मेरे बाप ने मुझे सब बता दिया था कि हम तो मुलाजिम थे। बासिल के कहने पे हमने ये सब कुछ कर दिया। बासिल ने कैसे प्लानिंग थी, कैसे हमसे मरवाया लतीफ को, फिर उसके बाद इसको मरवा के कुएं में डलवा दिया। खुद तो छूट के आ गया है पैसे दे के, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी भूत हमें मारने आ गया है। मैं अब हवेली नहीं जाऊंगा, वो मुझे भी मार देगी। वो दिन को मेरा बाप वहां पे काम करता, रात को घर आ जाता। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रात। मैंने उसे देखा था। ऐसा लगता था जैसे मैं ख्वाब में हूं। बाबू उस दिन घर नहीं था। उस रात वो हवेली में था। मैं सोया हुआ था कि मैंने बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। मैंने दरवाजे की खिड़की में से बाहर झांका तो एक औरत को देखा था जिसने बच्चे को उठाया हुआ था और उसका पूरा वजूद पानी से गीला था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। मैंने बाबू से जिस कहानी को सुना था तो समझ गया ये कोई और नहीं, ये बासिल की बहन आनिसा है। वो आई, उसने खड़े होकर इधर उधर देखा और वापस चली गई, जैसे जान गई हो कि बाबू घर नहीं है। और अगली सुबह खबर मिली मेरा बापू भी मारा गया। वो सारे मुलाजिम मारे जा चुके थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बासिल पागल हो गया।
बासिल के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन बासिल पागल हो गया। वो चीखता फिरता था, हंसना शुरू कर देता, रोना शुरू कर देता, अजीब सी उसकी हालत हो जाती। और वो कहता, मैंने अपने हाथों से सब कुछ तबाह कर दिया, मैंने अपने हाथों से सब कुछ तबाह कर दिया। और फिर कुछ अर्से बाद वो भी मर गया। वारिस तो कोई था नहीं, हवेली उजड़ गई। काश कोई हवेली का वारिस होता, या यही लड़की वारिस होती, या बासिल ने शादी की होती, तो शायद हवेली आबाद रहती। उसका पागल क्या हुआ कि उस हवेली के सारे मुलाजिम पहले ही खौफजदा थे। बासिल को जब उन्होंने देखा पागल हो गया, तो हर कोई यही समझता था कि आफत हमारे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि पता चल गया था आनिसा वापस आ गई है और वो हमको भी मार डालेगी। सारे मुलाजिम भी छोड़कर भाग गए, उस हवेली में रहने को कोई तैयार नहीं था। आनिसा का खौफ सबके अंदर बेइंतहा था, यहां तक कि वो हवेली वीरान होते होते बिल्कुल खत्म हो गई, खंडर बन गई। मेरे अंदर भी बेइंतहा खौफ था। मुझे बाबू ने एक बात कही थी, तुझे मैं ये बता रहा हूं, इसको मुंह से निकालना मत। अगर तूने किसी दिन भी इसको अपने मुंह से निकाला तो वो तुझे भी मार देगी। मैं खौफ के मारे कभी भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अब तो मैं मरने वाला हूं। उसके बाद आनिसा का कोई पता भी ना चला। आज जब ये बाबू, शहर वाला बाबू, इमरान की तरफ इशारा किया, इसने आके बताया ऐसा हुलिया ऐसा हुलिया, तो मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये तो आनिसा है। वो वापस आ गई है। वो क्यों आई है मैं नहीं जानता। शायद मैंने आज आपको बता दिया है वो मुझे भी मार डाले, लेकिन वो वापस आ गई है, वो मार डालेगी। वो कोई बदला लेने आई है, वो क्या करने आई है मैं नहीं जानता, लेकिन वो आनिसा है, कोई और नहीं। और वो बच्ची उसी की बच्ची है। यहां तक बात सुनाने के बाद वो बुजुर्ग खामोश हो गए। सब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए कि इसका मतलब है ये कहानी जो आज तक इन बुजुर्गों के दिल में थी, उन्होंने, क्योंकि अब मौत का तो डर नहीं था, वो वैसे भी बिस्तर पे थे, लेकिन उनको पता चला कि वो फिर से जिंदा हो गई है, वापस आ गई है, डायन बन के आई है। तो उन्होंने कहा वो डायन नहीं, वो आनिसा है, लेकिन अब क्यों आई है मैं नहीं जानता। वो लोग, गांव के लोग वहां से वापस आए तो मौलवी साहब से बोले अब क्या करें। उन्होंने कहा काफी चीज तो समझ आ गई है, लेकिन बाकी चीज मेरे ख्याल में हमें शहर से अपने उस्ताद जी को बुला के लाना होगा, बेहतर है वो हमें गाइड करेंगे। उस्ताद जी को शहर से बुलाया गया। एक नूरानी चेहरे वाली हस्ती वहां पे आए। गांव वाले उनके मुंतजिर थे, उनके सामने बैठे थे। इमरान ने सारी कहानी उनको बता दी जो उस बुजुर्ग को पता थी, और उस बुजुर्ग ने सब उनको बताया था। उन्होंने कहा मुझे अब कुएं पे लेकर चलो। उनको कुएं पर लेकर गए। उन्होंने कुएं पर कुछ देर खड़े होकर पढ़ाई करते रहे और कहा ठीक है, अब आप लोग मुझे एक रात के लिए अमल करने दें, ताकि मैं अमल कर सकूं और उसके बाद बता सकूं आगे क्या करना है। उस रात वो अमल करते रहे और अगली सुबह लोग उनके मुंतजिर थे। जब लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा हां, मैं सब जान चुका हूं, बहुत कुछ आप लोगों ने मुझे बता दिया था और कुछ लोग मैंने अपने इल्म से पता कर लिया है। ये सच है, ये आनिसा ही है और वो बच्ची उसी की बच्ची है। आनिसा ने ही उन मुलाजमों को मारा था, एक एक करके मारा था। और जहां तक उसके भाई का ताल्लुक है, वो भाई से प्यार करती थी। उसको नहीं पता था कि उसके भाई ने ये सब कुछ करवाया है। जब उसके भाई ने उसकी मोहब्बत के आगे हथियार डाल दिए थे, जब वो उस लतीफ के आगे खड़ी हो गई थी कि अगर इसको मारेंगे तो पहले आप मुझे मारना होगा, तो भाई सोच में पड़ गया था। और उसने उससे वादा लिया था कि इसको नहीं मारना, तो उसने वादा तो कर दिया था। और वह खुशी से भाई के लिपट गई थी कि मेरा भाई मेरी बात मानता है, मुझसे प्यार करता है। यहां तक कि बहुत खुश थी कि देखो मेरे भाई ने शादी भी कर ली। मैंने कहा था मैं तो ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मेरे भाई ने मुझे जायदाद भी दी, ज़मीन भी दी, जहेज भी दिया, घर भी दिया, सब कुछ दिया। मेरा भाई कितना मुझसे प्यार करता है। वो अपने भाई से और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब लतीफ़ मरा तो वो नहीं जानती थी ये भाई इसके पीछे है। और जिस दिन भाई ने उसे माना, तब वो जान पाई कि ये सारी चाल उसके भाई की थी। उसे अपने भाई से नफरत हो गई थी। जिस भाई से वो शदीद प्यार करती थी, उससे अब वो नफरत करना शुरू हो गई थी। जब एक एक करके मुलाजिम मुड़ते जा रहे थे, भाई को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक मुलाजिम ने उनको बता दिया कि हाँ वही है आपकी बहन, वही आके मार रही है, तो उस रात उसने उसे अपने कमरे में सुला लिया था।
उस रात बासिल सोया नहीं था। उस रात उसकी बहन आई थी और उसके कमरे में आई थी। दरवाजा बंद था, वो बंद दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी, गीले कपड़ों के साथ, गीले बालों के साथ। उसकी बेटी भी बालों से सर से पांव तक गीली थी, दोनों पांव सर से पांव तक गीले थे, टपक रहा था पानी उनसे। वो कमरे में आके खड़ी हुई, उसने भाई की तरफ देखा भी नहीं। भाई जो बेड पे लेटा हुआ था, मुलाजिम नीचे फर्श पर लेटा था। भाई ने जैसे ही बहन को देखा उठकर बैठ गया और एकदम से उसके मुंह से निकला, आनिसा तुम। उसने भाई की तरफ देखा तक भी नहीं। उस जमीन पे पड़े हुए मुलाजिम को देखा और उसे गुस्से से कहा, तू इसके कमरे में आके लेट जाएगा और तू सोचेगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? नहीं, एक एक को मैं मारूंगी। जिन्होंने मेरे लतीफ को मारा, जिन्होंने मुझे मारा, मैं एक एक को चुन के मारूंगी। मैं तो कब से बेचैन थी, मेरी आत्मा भटक रही थी। मैं वापस लौटी भी इसलिए हूं, एक एक से बदला लेने के लिए। मेरा अभी बदला पूरा नहीं हुआ। और उसने जमीन पे उस लेटे हुए मुलाजिम को मार डाला। वो मुलाजिम पहले ही थर थर कांप रहा था। वो सोया कहां था? वो तो उस बासिल के कमरे में इसलिए लेट गया था कि अब चौधरी के कमरे में लेटा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो सामने आके खड़ी हो गई। वो कमरे में चीख रहा था, भीख मांग रहा था, बचाओ बचाओ कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी को भी नहीं जा रही थी। वो खड़ी कहती रही, चीख तू जितना चीख सकता है, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। तेरी आवाज ही कोई नहीं सुन पा रहा, कोई मदद को कैसे आएगा? और वो अपनी जगह से उसने हिलने की कोशिश की। उस मुलाजिम ने कि उठे और भागे। वो अपनी जगह से उठने की उसने कोशिश की तो वहीं पे उसने हाथ का इशारा किया और वो जमीन से चिपक गया था। वो आगे बढ़ी। वो भाई को दिखाना चाह रही थी कि देख मैं कितनी ताकतवर होके आई हूं, मरने के बाद मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है। वो आगे बढ़ी और उसने अपने हाथ से उसकी गर्दन दबाकर उसको मार दिया। और फिर जब वो मर चुका, भाई उसी तरह बिस्तर पे बैठा हुआ था। वो वापस मुड़ी जाने के लिए, जैसे ही दरवाजे पे पहुंची तो फिर से मुड़ी भाई की तरफ और कहा, तुझसे मैंने बहुत प्यार किया था, तुझे बाप की जगह पे इज्जत देती थी, मेरा सब कुछ बाप के बाद, मां बाप के बाद तू था। लेकिन अब तुझसे इतना नफरत हो गई है, तुझे मैं मारूंगी नहीं, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी कि तू मौत को तरसेगा। और तुझे मौत नहीं आएगी, तू आसान मौत नहीं मरेगा। मैं तुझसे अभी भी तेरे साथ इतना जरूर करूंगी कि मैं तुझे नहीं मारूंगी, तो खुद मारेगा अपने आप को। मैं चाहती तो पहली रात तुझे मार देती, लेकिन नहीं, तू मेरा भाई है। लेकिन तुझे तेरे किए की सजा मिल के रहेगी। भाई चीखता रहा, आनिसा मेरी बात सुन, आनिसा। वो चली गई। सब मुलाजिम मारे जा चुके थे। जब सब खत्म हो गए उस रात, बासिल को लगा कि आज वो आएगी। और उस रात वो उसके कमरे में दाखिल हुई। बासिल पहले ही मुंतजिर था, बिस्तर पे बैठा जाग रहा था। और उसको देखते ही कहा, मैं इंतजार में हूं, मुझे मार डाल, मुझे पता था तू आएगी मुझे मारने के लिए, मुझे मार। वो कहका लगा के हंस पड़ी। इतनी आसान मौत? तू अपने पैसे दे के पुलिस से तो निकल आया, तू क्या चाहता है तुझे आसान मौत मार दूं और लोगों को पता भी ना चल सके कि मेरे लतीफ को किसने मारा है? मुलाजमों से तो मैंने बदला ले लिया, मेरे लतीफ को किसने मारा है, मुझे किसने मारा है, ये तो गांव वालों को तो पता चलना चाहिए। और तू कह रहा है मैं तुझे आसान मौत मार दूं? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, तू तड़प तड़प के मरेगा। वो कमरे से बाहर चली गई। लेकिन बासिल की रातों की नींद हराम हो गई थी। वो रातों को सो नहीं सकता था। उसने दिन को सोने की कोशिश की, क्योंकि जब वो रात को सोने की कोशिश करता था तो उसको कोई बालों से खींच के जगा देता था। वो उठता था तो देखता था कोई भी नहीं है। वो जोर जोर से कहता, आनिसा आनिसा, मुझे पता है तू कमरे में मौजूद है। वो सोने की कोशिश करता तो ख्वाब में उसको आनिसा कहर भर कर नजर आती। ऐसी कहर बनी हुई आनिसा कि वो ख्वाब में डर जाता और उठकर बैठ जाता। रात की तारीकी, रात का अंधेरा और वो बड़ा सा कमरा जिसमें बासिल लेटा होता, उस ख्वाब की वजह से इतना डर जाता कि उसने फैसला किया कि अब मैं दिन को सोया करूंगा। वो दिन को सोता। एक हफ्ता तो उसको सुकून की नींद आ जाएगी, क्योंकि दिन को इर्द गिर्द उसके मुलाजिम मौजूद होते और उसको सुकून की नींद आ जाती। वो समझा शायद वो चक्कर देने में कामयाब हो गया है, अब वो रात की बजाय दिन को सोया करेगा। लेकिन
दिन को वो ख्वाबों में पहले से ज्यादा डरना शुरू हो गया। वो सोए सोए ऐसे झटके मारता और जोर से चीखना शुरू कर देता कि इर्द गिर्द पहरा देते हुए मुलाजिम भी खड़े हो जाते और वो पसीने पसीने हो जाता। वो क्या देखता वो किसी को बता भी ना सकता, वो कांप रहा होता। बस एक हफ्ता ही वो सुकून से सोया था कि ये तकरीबन 9वां दिन था। वो ख्वाब में सोया हुआ था कि एकदम से चीख मार कर उठकर बैठ गया। जूते पहने बगैर वो बिस्तर से उतरा और भागना शुरू कर दिया। मुलाजिम पीछे भागे कि बासिल कहां जा रहा है। वो भागते भागते गांव वालों के सामने पहुंच गया और गांव वालों ने देखा तो बासिल की हालत अजीब सी है। उसने पांव में जूते नहीं पहन रखे और भागता हुआ आया है और सब गांव वाले से बोला, गांव वालों सुन लो, लतीफ को मैंने मारा है, उसके मैंने टुकड़े करवाए थे, ये मैंने चाल चली थी क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, मेरी बहन थी, लेकिन मेरी बहन एक मुलाजिम से प्यार कर बैठी थी। ये मैं कैसे बर्दाश्त करता। मुझे सबने मशवरा दिया इस तरह इसको मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने चाल चली, इनकी शादी करा दी। एक एक चीज उसने बता दी जो उसने गेम खेली थी और बता दिया कि कैसे फिर मैंने लतीफ को मरवाया, कैसे मैंने अपनी बहन को मरवा के कुएं में फेंक दिया। मैं कातिल हूं, मैं कातिल हूं। सुन रही है ना अनिसा, मुझे पता है तू यहां मौजूद है, तू सुन रही है, तू यही चाहती थी ना। देख मैंने गांव वालों को बता दिया है, सारा राज मैंने बता दिया है, मैंने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया है। वो गांव वालों के सामने रोए जा रहा था, अपने जुर्म का इतराफ कर रहा था और कह रहा था हाँ ये सच है, वो मेरे पीछे है। वो कहती है मैं गांव को सच बता दूं, मैंने गांव को सच बता दिया, मुझे सोने दो, मैं कई रातों से सोया नहीं हूं, मुझे सोने दो। वो पागल सा हो गया, वो अपने बाल नोचना शुरू हो गया और रोते रोते बाल नोचते नोचते जमीन पर बैठ गया। गांव वाले उस बासिल पे तरस खा रहे थे लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ के उसको हौसला देता। उसके मुलाजिम जो पीछे आ गए थे उसको पकड़ कर ले गए, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ना सो सका। मुसलसल कई दिनों तक जागने की वजह से ख्वाब में उसके साथ क्या होता कि वो इतना भयानक ख्वाब देखता कि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वो पागल से पागल होता गया। अब वो दिन को ज्यादा डर जाता था, ना वो रात को सोता था ना दिन को सोता था, बस वो पागल हो चुका था। कि तभी हवेली के जो बाकी मुलाजिम थे उन्होंने भी रातों को आसिना अपनी बच्ची को लिए हुए उनके सामने आती और उनको सिर्फ अपनी आंखों से घूरती और उनकी जान निकल जाती। एक एक करके मुलाजिम भी आहिस्ता आहिस्ता हवेली से भागते जा रहे थे। आसिना एक खौफनाक हुलिये के साथ उनके सामने आके खड़ी होती कि उनके भी पैरों तले से जमीन निकल जाती और वो जो उसके वफादार बने हुए थे वो भागते गए। नए मुलाजिम जो आ चुके थे वो भी तौबा तौबा और पनाह करते हुए निकल गए। गांव वालों ने अपने बच्चों से कह दिया उस हवेली में काम मत करना, तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि उस आसिना ने सबको मार डाला था। बासिल ने खुद बताया था कि वो आई फिर उसने एक एक करके सबको मार दिया है। मुझे मार नहीं रही, मैं चाहता हूं मुझे मार दे, मुझे मार नहीं रही, वो मुझे तड़पाना चाहती है, मुझे अजियतनाक मौत देना चाहती है, वो इसलिए मुझे नहीं मार रही। मैं तो कहता हूं मुझे मारो, लेकिन मुझे नहीं मार रही। गांव वाले ने अपने बच्चों को छुड़वा दिया था उस नौकरी से। उस हवेली में कोई काम नहीं करता था और जो कर रहे थे बासना ने उनको खौफजदा करके भी निकाल दिया। यहां तक कि एक मुलाजिम ने कहा सुबह उठ के कि रात मेरे कमरे में बासना आई थी और उसने मुझे, बासना नहीं आसिना, नाम उन्होंने लिखा है, आनिसा, आसिना कहता रहा हूं, सॉरी जी, आनिसा। उसने कहा कि रात मैं सोया हुआ था कि मेरे कमरे पे दरवाजा बाकायदा किसी ने बाहर से नॉक किया। मैंने कहा कोई आया होगा, मैंने दरवाजा खोला, वो नया मुलाजिम था तो आसिना खड़ी थी जिसको देखकर मैं कांप गया। ये तो वही है जिसके बारे में मैंने सुन रखा था, बीबी जी जो मर चुकी है। तो उसने मुझे कहा तेरा कोई कसूर नहीं है, तू इस हवेली में नया है इसलिए तुझे माफ कर रही हूं, जा यहां से चला जा, और जो भी है यहां पे उनको कहो चले जाए, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे। उसने उठ के सुबह सबको बता दिया कि मैंने देखा है बीबी जी, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, वो बहुत गुस्से में थी, उसने अपनी बेटी को उठाया हुआ है और वो मुझे इसलिए उसने छोड़ दिया कि मैं बेगुनाह हूं। बाकी मुलाजिम भी भाग गए। हवेली में अकेला रह गया तो बासिल। और बासिल की कुछ दिनों के बाद हवेली में खुदकुशी की खबर हर जगह पे फैल गई। बासिल ने खुदकुशी कर ली थी। वो कई दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका था लेकिन आनिसा उसको खुदकुशी नहीं करने देती थी।
लेकिन एक रात उसे तरस आ गया और उसने उसे खुदकुशी करने दी। लेकिन खुदकुशी करने से पहले उस रात आनिसा उसके सामने आई थी और उसको वो कुछ सुनाया था कि वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, यहां तक कि कहा आज तो खुदकुशी करने दो, और उसने उस पर तरस खा के उसको खुदकुशी करने दी। वो हवेली उसके बाद उजड़ गई, वीरान हो गई। हवेली का कोई वारिस नहीं बचा था। मुलाजिम पहले ही भाग चुके थे। कुछ लोग लालच की गर्ज से उस हवेली के अंदर गए, लेकिन वो लड़की आनिसा उनको फिर से नजर आई और भाग गए। उसके बाद ऐसा उस हवेली पे खौफ का साया आनिसा का बैठ गया कि कोई भी उस हवेली को रहने को तैयार नहीं था, और हवेली गैर आबाद होते, वीरान होते होते तबाह बर्बाद हो गई, टूट फूट का शिकार हो गई। कोई नहीं जानता उस हवेली के साथ क्या हुआ, लेकिन आज भी किसी औरत के साथ अगर ज्यादती होती है तो आनिसा अपनी बच्ची समेत धाड़े मारती है और सजा देने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे गांव का वो शख्स जिसको थप्पड़ पड़ा था, वो अपनी बीवी के साथ बेइंतहा ज्यादती करता है। उसने अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मारा था, इसलिए आनिसा उसको नजर आई और उसको मारा। जहां औरत के खिलाफ जुल्म होता है वहां आनिसा चीखती चिल्लाती और अपनी बच्ची के साथ कुएं से बाहर चली आती है। लेकिन चांद की एक 14वीं रात हर साल वो बाहर निकलती है। जिस रात उसके भाई ने उसे कुएं में फेंका था उसकी बच्ची समेत, हर साल वो चांद की जब 14वीं रात आती है तो बाहर आके चीखती चिल्लाती है, या अगर वो बाहर निकलती है तो तब बाहर निकलती है जब गांव के अंदर किसी औरत के साथ ज्यादती होती है। ये मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। आज रात मैं उसी कुएं के पास गुजारूंगा और कल तुम लोगों को बताऊंगा क्या करना है। अगली रात उन अल्लाह के वली ने उस कुएं के पास गुजारा। कोई नहीं जानता क्या हुआ। सुबह उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। जब सुबह हो गई, सारे जमा हो गए, तो उन्होंने कहा, हां वक्त आ गया है। गांव वालों, एक बात कान खोल के सुन लो। मैं आनिसा को भेजने लगा हूं, लेकिन याद रखना, किसी ने भी ज्यादती की, किसी औरत के साथ जुल्म किया और वो जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा, तो आनिसा इस कुएं से तो नहीं आएगी, उस घर में जरूर आएगी और उसको सजा जरूर देगी जो औरत पे जुल्म करेगा। क्योंकि रात मैंने उसे बुलाया था और रात मैंने उससे यही कहा था, और वो इस शर्त पे जाने को तैयार है कि फिर औरत के साथ कोई जुल्म नहीं करेगा। औरत के साथ ज्यादती होगी तो वो जरूर आएगी, और मैं खुद चाहता हूं कि औरत के साथ कोई ज्यादती ना हो। इस कुएं को अब दफन कर दो, इसके अंदर मट्टी भर दो और इसी कुएं के ऊपर ही 2 कब्रें बना दो। तुम लोग जानते हो एक आखिरी बात, उसकी मुर्दा वजूद कहां गया? बासिल का, जिसने खुदकुशी की थी, उसको दफनाने वाला तो कोई नहीं था। उसके मुर्दा वजूद को आनिसा ने इसी कुएं में फेंक दिया था। आनिसा उसके मुर्दा वजूद को ले गई थी, इसी कुएं में फेंका था। इस कुएं में 1 2 नहीं 3 लोग हैं। आनिसा, उसकी बेटी और उसका भाई बासिल भी इसी कुएं में है। इसलिए इस कुएं को बंद कर दो और इसी कुएं के ऊपर ही 3 कब्रें बना दो, और हम सब नमाज जनाजा पढ़ेंगे, आनिसा का, उसकी बेटी का और उसके भाई का, क्योंकि उसके सजा किए कि उसको मिल चुकी है। यह रात मैंने उसे कहा है, खुदा बख्शने वाला है, आखिरत में उसको उसके किए की सजा मिलेगी, दुनिया पे वो भुगत चुका है। गांव वालों ने ऐसा ही किया, उस कुएं को दफन कर दिया गया। उस कुएं पे 3 कब्रें बना दी गई हमेशा के लिए, और नमाज जनाजा पढ़ा गया उनका। उसके बाद कभी भी गांव के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन कई सालों तक उस गांव के अंदर खौफ रहा। कोई भी, मतलब इक्का दुक्का थप्पड़ मारना, धक्का, छोटी मोटी कोई मारपीट कर ले वो तो हो जाती है, लेकिन किसी ने भी हद से ज्यादा अपनी बीवी को नहीं मारा था। और आज भी तारीख को उठा के पढ़ें, उन्होंने जिस गांव का नाम लिखा है, जिन्होंने कहानी भेजी, उनका नाम है चेतानिया कहते हैं, बानगढ़ जो राजगढ़ में है। आज भी जब शाम के साए फैलते हैं तो लोगों के अंदर आज भी वहां पे खौफ छा जाता है। वो खौफ और भी जहां मुख्तलिफ किस्म का है, वहां पे उसी
आनीसा और उसकी बेटी का भी खौफ है कि कोई अगर हद से ज़्यादा जुल्म करेगा तो वो इस शर्त पे वापस गई थी कि वापस आ जाएगी। आज भी आप सर्च करके देखें तो वहाँ शाम होते ही खौफ के साए बढ़ने लगते हैं, लोग आज भी खौफजदा हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।